हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान विषय में अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आज मैं आप लोगों को कुछ नोट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जनन किसे कहते हैं। तो मानव में जनन क्रिया कौन सी पाई जाती है? लैंगिक। ठीक है। उसके अलावा नर और मादा दोनों युग्मक आपस में क्या करते हैं? संलयित होने की प्रक्रिया होती है और इससे क्या होता है? संतान का निर्माण होता है। तो युग्मनज, ठीक है, नर और मादा दोनों में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। नर युग्मक से 23, मादा से 23, दोनों से 23 आते हैं और किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, जिससे भ्रूण और भ्रूण से क्या बनता है बताया था मैंने? एक नया संतान बनता है बताया था। ठीक है। इसके बाद आता है मानव चरण के प्रक्रमों को पूर्ण होना। देखो, मैंने घटना बताई थी निषेचन के पूर्व की घटना। तो निषेचन के पूर्व क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो देखो, नर और मादा युग्मक, ठीक है, इन दोनों के निर्माण होने को क्या कहते हैं? युग्मक चरण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक शुक्राणु जनन। देखो, नर में कौन से युग्मक का निर्माण होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा, अर्थात ये क्या कहलाएगा? शुक्राणु जनन कहलाएगा। पुरुष जनन तंत्र में निर्माण होता है। पुरुष जनन तंत्र के 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, ये भी मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को। ठीक है। अब इनकी विभाजन की अवस्था की बात करें तो पहला आता है क्या? प्राथमिक, और दूसरा क्या आता है? द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण। पहला में मैंने बताया था प्राथमिक, आप लोगों को वृषण और उसकी संरचना के बारे में बताया था, और दूसरा जो था उसमें मैंने बताया था उसमें भाग लेने वाले सहायक अंग, मतलब कौन कौन से? जैसे शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, ठीक है, और इसके अलावा जो हार्मोनल ग्रंथि जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, यूरिथ्रेट, इसके बारे में बताया था। फिर अगर वृषण की बात करूँ तो वृषण की संरचना में बताया था कि थैलीनुमा संरचना से ढके हुए शरीर के बाहर स्थित रहता है। ठीक है, 2 जोड़ी में होते हैं और शरीर का तापमान कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अलग रहता है और वृषण कोश में ये पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अंतराली लीडिंग कोशिकाएं इत्यादि पाए जाते हैं। सहायक के लिए मैंने बताया था शुक्रवाहिका, अधिवेशन, शुक्रवाहिका और रेटिस्टेटिस के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था इसमें क्या? शुक्राशय। यह एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना है जो वैर को अधिकांश भाग को क्या करता है? यहीं से मिलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग से होते हुए संरचना का निर्माण करती है और यहीं से स्रावित होने के लिए कार्य करती है। कॉपर्स ग्रंथि यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त कर देता है। ठीक है, ये एक जोड़ी होती है। ठीक, और ये योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन में क्या करता है? सहायक होता है। फिर स्त्री जनन तंत्र, ये 2 भागों में विभाजित होता है, ये भी प्राथमिक और सहायक। ठीक है, प्राथमिक मतलब ये क्या? एक जोड़ी होती है, दोनों तरफ एक एक तो, ठीक है, और ये किसका निर्माण करती है? अंडाशय। ये यहाँ वृक्क के पीछे देह भित्ति की ओर जुड़ा रहता है। ठीक, इसमें जो पर्दी और क्या रहते हैं? ग्राफियन क्या कहते हैं? पुट्टिकाओं अंडाणु का निर्माण करती हैं। के भागों के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, अंडवाहिनी, योनि, ठीक है, और ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके भागों की तो देखो, कोशिका है, गर्भाशय, अंडवाहिनी है, कीपक है, गर्भाशय गृह, अंडाशय है, योनि मार्ग है, ये सब इसके भाग थे। अब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना, ठीक है, शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन, अंडाणु के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु के जनन यानी उसके बनने की प्रक्रिया 2n पहले, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, और इस तरीके से कितना? 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये किसमें? अंतराली कोशिका में। ठीक है, कितने का निर्माण हुआ? 4 का। अब शुक्राणु की अगर संरचना की बात करूं तो देखो, पहले हेड आया, ठीक है, फिर मिडिल पीस आया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तीसरा टेल वाला भाग आता है, अर्थात ये 3 भागों में बटा होता है। फिर आता है अंडाशय की, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। अब मादा में देखेंगे तो 2n निर्माण में, 2n प्राथमिक में, फिर 2n करते करते लास्ट में एक बड़ा और एक छोटे में परिवर्तित, पोलर और नॉन पोलर में। जियो किससे? जो चारों ओर किससे घिरा रहता है? जोना पेलोसिडा से घिरा रहता है, परिपक्व पुट्टिका जिसे कहते हैं, और यही अंडोत्सर्ग करता है और एक नए अंड का निर्माण करता है, जो विभाजित होकर कितना? द्वितीयक पिंडक, 2 पिंडकों का निर्माण करती है, प्राथमिक और द्वितीयक। दोनों के आपस में संलयन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? निषेचन कहते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो किसमें होती है? वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, और वहीं से जाइगोट का निर्माण होता है जिससे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, और ब्लास्टोमियर्स विभाजित होकर कितने? 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 और
28 कोशिका में इस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं और वो इतना परिवर्तित होने के बाद गर्भ में आता है और गर्भ में आने के बाद ठीक है क्या करता है वो भ्रूण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है अर्थात प्रत्यारोपण। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के अंतःभाग को चिकना और क्या बना देता है अंतःवृष रोपण बना देता है ताकि आसानी से गर्भ पर वो उपस्थित रह सके और प्लेसेंटा का निर्माण हो सके। अब हम पढ़ेंगे मासिक चक्र से संबंधित एक कहानी जिसमें सबके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। क्या बात है नेहा, तू चुपचाप यहाँ क्यों बैठी है? बोलती क्यों नहीं? रेस की प्रैक्टिस में भाग नहीं लेना है क्या? जानती है ना अगले हफ्ते ही स्पोर्ट्स डे है। पता नहीं सोनिया मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या पहले कभी नहीं हुआ? क्या बताऊँ तुझे, कल शाम से ये हो रहा है। मुझे अपने आप से घिन आ रही है, लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। जाने क्या बह रहा है वहां से, मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा। कपड़ों पर भी दाग लग रहे हैं। मैं समझ गई, पर तू परेशान क्यों होती है? ये तो सब लड़कियों के साथ होता है इस उम्र में। सबके साथ होता है? तो क्या तेरे साथ भी? हाँ, 3 महीने पहले मुझे भी ये शुरू हुआ था, तब से हर महीने होता है। क्या तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? क्या तुझे चिंता नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तू कहेगी तो क्या मैं तेरी बात मान लूंगी? अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं मानेगी पर दीदी की बात तो मानेगी ना। कौन सी दीदी? वर्ल्ड विजन संस्था की दीदी। तो उन्होंने तुझे ये सब बताया? मुझे ही नहीं, बस्ती की कई लड़कियों को उन्होंने बताया है इस बारे में। तू भी दीदी के पास चल, वो तो बहुत अच्छी हैं, सबसे प्यार के साथ बात करती हैं। तो वो मेरी चिंता दूर कर देंगी? हाँ, तू चल तो सही मेरे साथ। मैं अपनी माँ के साथ चलूंगी। हाँ, चाची जी को भी ले आना। शाम को मैं भी मिलूंगी तुम्हें दीदी के दफ्तर में। अरे ये सब हुआ था तो मुझे बताती ना, मैं उपाय बताती तेरे को। बोल, मुझसे क्यों नहीं कहा? वो तुमसे कहने में शर्म आ रही थी। और अब उस दीदी के पास जाने में शर्म नहीं आ रही? वो तो सोनिया ने मुझसे कहा कि दीदी इस बारे में पूरी जानकारी देंगी। हाँ, और जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं ना। अच्छा पहली बात सुन, जब तक ये सब बंद ना हो जाए तब तक तू रसोई घर में नहीं जाएगी। क्यों माँ? अरे इन दिनों इस बात की सावधानी रखी जाती है। अरे क्या हुआ मधु भाभी, नेहा रसोई घर में क्यों नहीं जाएगी? अरे आओ बेला आओ, बैठो, बताओ तो हुआ क्या? अरे क्या पूछती हो बेला, इसे महीना शुरू हो गया है, अब इन बातों की सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी ना। नहीं भाभी, ये सब गलत है। गलत है? हाँ भाभी, वर्ल्ड विजन की दीदी द्वारा दी गई जानकारियों ने मेरी सोच और जीवन बदल दिया है। अरे उन्हीं दीदी के पास जाने के लिए तो नेहा भी कह रही थी मुझसे। तो फिर मान लो ना इसकी बात, जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम आज शाम को ही नेहा को साथ ले जाकर दीदी से मिल लो। तो ठीक है नेहा, हम शाम को जरूर चलेंगे तुम्हारी दीदी के पास। मधु बहन, आपने अच्छा किया जो नेहा को लेकर यहाँ वर्ल्ड विजन के सेंटर पर चली आई। इसके लिए भी मुझे नेहा ने ही तैयार किया है दीदी। हाँ, मुझे नेहा के बारे में सोनिया ने बताया है। नेहा जैसी लड़कियों को इस बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे तो इसने कुछ बताया ही नहीं। तो आप ही पहले नेहा को बता देती इस बारे में, ताकि ये बेकार की परेशानी और चिंता में नहीं पड़ती। तो क्या मुझे पहले बता देना चाहिए था? हाँ मधु बहन, लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो माँ या फिर बड़ी बहन का फर्ज होता है कि वो उसे माहवारी के बारे में बताए, उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करे, ताकि वो इसे सामान्य रूप से स्वीकार करे और किसी उलझन या तनाव में ना पड़े। आपने ठीक कहा दीदी,
लेकिन अब तो आप ही बता दीजिए इसे सच्ची बात। देखो नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई भी लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं। जैसे वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, आवाज में बदलाव आता है, शरीर के गुप्त अंगों में बाल आने लगते हैं और सीने यानी ब्रेस्ट का विकास होता है। लेकिन ये सब बदलाव बाहरी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। इनके अलावा शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अंदरूनी बदलाव कौन से होते हैं दीदी? देखो, किशोरावस्था में पहुंचने पर लड़की के मस्तिष्क की एक विशेष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन पैदा होने लगता है जो खून के दौरे के साथ अंडाशय यानी ओवरी में पहुंचता है। ये अंडाशय यानी ओवरी गर्भाशय नली यानी फिलोपियन ट्यूब द्वारा बच्चेदानी यानी यूट्रस और आगे योनि मार्ग यानी वजाइना से जुड़े होते हैं। अंडाशयों यानी ओवरी में अनेकों अंडे होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। इसके अलावा अंडाशय से एक विशेष तरल पदार्थ बच्चेदानी तक पहुंचता है और उसे मजबूती देता है। हर महीने अंडाशय से कुछ अंडे विकसित होकर बच्चेदानी तक पहुंचते हैं। आमतौर पर ये माहवारी चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मध्य समय में होता है। अगर इनमें से किसी अंडे का पुरुष शुक्राणु यानी स्पर्म से मेल हो जाए तो वो भ्रूण यानी फीटस के रूप में पलने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये अंडे और बच्चेदानी को मजबूती देने वाला तरल पदार्थ योनि मार्ग यानी वजाइना के रास्ते बाहर जाते हैं और यही माहवारी होती है। तो हमने जाना कि इन अंदरूनी बदलाव की वजह से माहवारी होती है जो 3 से 7 दिन तक रहती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा या कम दिनों तक भी हो सकती है। हाँ जी, ये तो सब लड़कियों में होता है। हाँ मधु बहन, होता तो सब में है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही समय पर नहीं होती। माहवारी की शुरुआत 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। लेकिन बाद में तो इसका एक नियम बन जाता है। हाँ मधु बहन, जब माहवारी नियमित हो जाती है तो इसे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। मासिक चक्र का नियमित रूप से आना इस बात की निशानी है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मासिक चक्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष शारीरिक रसायन यानी केमिकल पैदा करता है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स हर महीने गर्भ ठहरने की संभावना भी पैदा करते हैं। दीदी, मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? नेहा, मासिक चक्र को पहली माहवारी के पहले दिन से अगली माहवारी के पहले दिन तक गिना जाता है। आमतौर पर माहवारी चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन बालिग अवस्था में 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में 26 से 32 दिन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ दीदी कि माहवारी शुरू होने की तारीख बदल भी सकती है। नेहा, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक माहवारी समाप्त होने के 28 दिनों के बाद अगली माहवारी होती है, लेकिन शुरुआत में ये जल्दी या देर से भी हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बाद में नियमित हो जाती है। इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी माहवारी का एक कैलेंडर रखे ताकि माहवारी के समय और इसके दिनों का ख्याल रखा जा सके। ऐसा करने से यदि मासिक चक्र में कोई असामान्य बदलाव आता है तो हम डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। तो हमने जाना कि माहवारी तुम्हारे स्वस्थ विकास की निशानी है। ये एक सामान्य बात है और इससे ना तो घबराने की जरूरत है और ना शर्मसार होने की। दीदी, माहवारी आने का ये मतलब भी तो होता है कि लड़की अब माँ बन सकती है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माहवारी शुरू होते ही लड़की की शादी कर दी जाए। किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। 18 साल के बाद ही एक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होती है शादी के लिए। समझ गई दीदी, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ दीदी, क्या मुझे अब लड़कों से दूर बैठना चाहिए? वो क्यों नेहा? कहीं किसी लड़के ने मुझे छू लिया और मैं माँ बन गई तो? ये गलत है। ये सही है कि पुरुष और स्त्री के मिलन से ही गर्भ ठहरता है, लेकिन छूने भर से ऐसा नहीं होता। तुम्हारी गलतफहमी मिटाने के लिए मैं तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ। देखो,
स्त्री का गर्भ तभी ठहरता है जब स्त्री के अंडाशय यानी ओवरी से उत्पन्न अंडे से पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है। ये मिलन अंडाशय नली यानी फिलोपियन ट्यूब में होता है और स्त्री पुरुष द्वारा परस्पर सहवास करने से होता है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि एक बार सहवास करने से ही गर्भ ठहर सकता है। क्यों नेहा, अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना? दीदी, आप नेहा को माहवारी के दौरान सफाई रखना भी बताइए, जैसे हम सबको बताया था। हाँ नेहा, माहवारी के दौरान सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस बारे में तुम्हारी माताजी को भी ध्यान रखना चाहिए। माहवारी के दौरान लड़की को रोज गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और योनि यानी वजाइना को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और अंदरूनी कपड़े भी रोज बदलने चाहिए। लेकिन माहवारी के दौरान सफाई रखने का सबसे उत्तम साधन है सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना। हर 4 से 6 घंटे बाद नैपकिन या पैड को बदलना चाहिए और रात को सोते समय तो इसे जरूर बदलना चाहिए। अच्छा दीदी, क्या इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा साफ, धुला हुआ और धूप में सुखाया होना चाहिए। यदि उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करना है तो भी उसे साबुन में धोकर धूप में सुखा कर रख लेना चाहिए। दीदी, माहवारी के दौरान कुछ मुश्किलें भी महसूस होती हैं। क्या कह रही हो माँ? कौन सी मुश्किलें? घबराओ नहीं नेहा, ये तो माहवारी का ही हिस्सा है। माहवारी के दौरान पेट के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द, सिर दर्द, मरोड़ या अकड़न यानी क्रैम्पिंग की शिकायत हो सकती है। कभी कभी खाने की इच्छा बढ़ जाती है या फिर कब्ज भी महसूस हो सकती है। ये सब लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए या सही न जाए तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। दीदी, क्या मैं माहवारी में कुछ भी खा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम घर का पका सब कुछ खा सकती हो और तुम्हें खाना भी चाहिए। मधु बहन, आप भी ध्यान रखें कि इस दौरान नेहा को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले और उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान लड़की को लोहा तत्व यानी आयरन की जरूरत होती है। अब दीदी, इन दिनों नेहा को कुछ सावधानियां तो रखनी होंगी ना, जैसे अचार ना छूना वगैरह वगैरह? नहीं मधु बहन, ये सब अंधविश्वास है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं मानना चाहिए। माहवारी के दौरान लड़की अचार आदि को ना छुए, रसोई घर या पूजा के स्थान पर न जाए, इस दौरान वो नए कपड़े ना पहने, चारपाई पर ना सोए या सबके साथ ना खेले। ये सब बातें गलत हैं। इन्हें अपनाने के लिए लड़की को मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे लड़की के मन में हीनता, दहशत और अंधविश्वास पैदा होते हैं, जो ना तो उसकी मन की सेहत के लिए अच्छे हैं और ना ही तन की सेहत के लिए। अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई ना नेहा? अब तो तुम माहवारी के दिनों में भी हम सबके साथ खेल कूद सकती हो। हाँ नेहा, इस दौरान तुम अपने सारे काम कर सकती हो। दीदी, आज आपसे नेहा को तो सही ज्ञान मिला ही है। मेरी भी आंखें खुल गईं। आपने जो बताया मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और अपनी नेहा को खुश और सेहतमंद रखूंगी। मेरी नेहा का मन बदला, जीवन बदला, सेहत और खुशियां उसकी साथी बनी। अब पढ़ाई हो या खेलकूद, वो हमेशा आगे रहती है। सच ही तो है, सही बातों की जानकारी लड़कियों के लिए कितनी अनमोल होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।